चलिए फिर इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कैसे करते हैं। तो हालांकि ये वाली बात तो मैं स्टार्टिंग से कई बार पहले भी कर चुका हूँ। एक बार फिर से सुनिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होता है। तो सिंपल सा उसका आंसर है कि ये हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेशन के लिए इस चार्ज का एक एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। कैसा? एक एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यूनिफॉर्म मोशन से भाग रहा होता है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो ये चार्ज पार्टिकल रेडिएशंस थ्रो करना स्टार्ट करता है, और वही रेडिएशन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चाहे एक्सेलरेटेड मोशन किसी भी तरीके का हो, किसी भी तरीके का हो, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है? तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं, बाई एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या जस्ट चार्ज। ठीक है, सुनिएगा, एक एक सिंपल से मैं एग्जांपल से आपको एक बार के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक बार के लिए मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये प्लस क्यू है, और बिल्कुल ऐसा सही एक दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पर है माइनस क्यू। ये दोनों प्लस और माइनस क्यू एक दूसरे के बहुत ही आस पड़ोस में रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से मैं बोलूं कि यहां पर कोई एक पॉइंट है P जो कि इस चार्ज पार्टिकल से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है। बताइए अभी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस सेम है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आस पड़ोस में रखे हुए हैं, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर जा रहे हैं ऊपर और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर आ रहे हैं नीचे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पर लेकर आ गए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पर लेकर आ गए। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट P पर इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट P पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट ऐसा कहीं होगा। ऑलराइट, ऑलराइट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो फिर से इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को घुमाकर दोबारा से इसी पोजीशन पर और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को दोबारा से घुमाकर इसी पोजीशन पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बढ़ा था वो फिर से घटकर क्या हो जाएगा? 0। ओके, फिर इसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अब आप ऊपर लेकर आइए और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कहां लेकर जाइए? नीचे। तो यदि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नीचे आ गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर आ गया, तो इसी पोजीशन पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से इधर और नेगेटिव की वजह से इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर। तो कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? हम लोग कर क्या रहे हैं, तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, इन चार्ज पार्टिकल का एक जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में परफॉर्म करवा रहा हूं, मतलब एक ऑसिलेटरी सॉर्ट ऑफ मोशन परफॉर्म करवा रहा हूं कि ये इसका मीन पोजीशन हो गया और ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हो गए। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेटरी या एसएचएम मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, जो कि एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब जब ये मीन पोजीशन से गुजरेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो 0, तो वेलोसिटी बदली ना, यानी एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। तो इस चार्ज पार्टिकल के इस पोजीशन पर एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करने की वजह से इस पॉइंट पर बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नेचर का हो गया। मतलब इस पोजीशन पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फिर घटकर 0, फिर नीचे की तरफ बढ़ा, घटकर 0। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है इस पोजीशन पर। ठीक, ओके। अब जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो करंट कहां था? नीचे। या जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा था तो करंट कहां था? नीचे। इक्विवेलेंट करंट। तो उस करंट यानी कि चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से इसी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना होगा, इसी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना होगा। मतलब जब चार्जेस का मोशन ऐसा है कि करंट नीचे की तरफ है तो इसी पोजीशन पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड कहां डायरेक्टेड होगा? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन।
और फिर जब चार्ज पार्टिकल का मोशन ऑपोजिट साइड हुआ होगा, यानी कि करंट ऊपर की तरफ रहा होगा, तो इसी पोजीशन पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन में फिर अंदर चली गई होगी। तो चाहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये दोनों के दोनों फील्ड टाइम वेरिंग होते हैं, यानी टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैं एक बार के लिए इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको बस इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे जैसे ही हम लोगों ने चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस किया, तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर बनने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग नेचर का बन रहा है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, यही हमारे कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैं, जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस प्लेन में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। यही इंटरकपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस यही चीज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यही अब ये जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज ऑटोनोमस है। मतलब आप इसी चीज को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आपका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना है, और फिर उस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और फिर से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक नया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये जो इंटरकपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्पेस में, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में हर जगह प्रोपगेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो जैसे एक मतलब एक जुगाड़ू एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा था। हमारे पास इसी चीज को समझने के लिए जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से मैं ये सारी बातें मैथमेटिकली भी आपको अभी लिख करके दिखा देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होता है और साइनसॉइडल नेचर का होता है। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है। वो एक्सपेरिमेंट एलसी ऑसिलेशन का है, एलसी ऑसिलेशन का है। इसको हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय हर्ट्ज। तो सुनिएगा उसमें क्या होता है एलसी ऑसिलेशन में। देखिए, जैसे एक बार के लिए मैं यहां पर एक कैपेसिटर ले लूं, इसका कुछ कैपेसिटेंस है, और शुरुआत में ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज्ड है, इस पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है। और यहां पर हमारे पास एक इंडक्टर और है जिसका इंडक्टेंस एल। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत में आपको पता है कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, दोनों कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम वैल्यू का है। कैपेसिटर बहुत अच्छे तरीके से चार्ज है, फुली चार्ज्ड है। ठीक है, फिर जैसे इस की को हम लोग क्लोज करते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आंसर इज थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर के प्लेट पर चार्जेस कुछ कम हो जाते हैं। लेट से ये Q और माइनस Q हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा और सर्किट में कुछ करंट आ जाएगा, सर्किट में कुछ करंट आ जाएगा, है ना। हम लोगों ने बकायदा इस चार्ज का एक्सप्रेशन भी निकाला है, यदि आपको याद हो तो चार्ज एट एनी टाइम t इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t हुआ करता था। ये कैपिटल Q इंटू कॉस ऑफ ओमेगा यहाँ पर 1/√LC इंटू टी के बराबर हुआ करता है। ये वाली बात ठीक है। ये एलसी ऑसिलेशन टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। क्या होगा, तो अब ये चार्जेस जो हैं वो कैपेसिटर की प्लेट पर डिक्रीज हो रहे हैं। कैपेसिटर की प्लेट पर ये जो चार्जेस कम हो रहे हैं, तो चार्ज कम होते 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 एक इंस्टेंट फिर ऐसा आएगा जब ये कैपेसिटर आपका कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या होगा, तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा और इस समय सर्किट में अच्छा खासा करंट फ्लो हो रहा होगा। लेट से वो करंट कितना है, आई नॉट के बराबर। और ये सारी की सारी जो एनर्जी है, सारी की सारी जो एनर्जी है जो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, वो अब उठकर कहाँ आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड में आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड में आ चुकी है। ये ठीक है। तो अब फ्लो होने वाला ये करंट कम होगा, और ये करंट कम होगा तो इंडक्टर करंट को इसी डायरेक्शन में मेंटेन रखने की कोशिश करेगा।
एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अब क्या होगा, तो अब फिर से सर्किट में करंट कम होगा, सर्किट में करंट कम होगा तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी कम होगी, और अब कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू और इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू, कुछ ऐसा सा जमा होने लगेगा, ऐसा सा। ठीक है, अच्छा मैं साथ साथ ये लिखता चलूं कि यदि ये टाइम आपका t इज इक्वल टू 0 है तो फिर ये वाला टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 4 होता था, वेयर कैपिटल T इज टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो इसके थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है कि करंट सर्किट में ऐसा, और कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस का नेचर अब बदलने लग गया है। यानी शुरुआत में इस प्लेट पर पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव चार्ज घटकर यहां 0 और 0 हुआ। अब जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था उस प्लेट पर नेगेटिव नेचर का चार्ज आ गया, और जिस प्लेट पर नेगेटिव नेचर का चार्ज हुआ करता था उस प्लेट पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ गया। यही चीज चलता जाएगा, और फाइनली फिर एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब कैपेसिटर के इस प्लेट पर मैक्सिमम माइनस क्यू चार्ज और इस प्लेट पर मैक्सिमम प्लस क्यू चार्ज ऐसा हो जाएगा। और इस इंस्टेंट पर फिर से सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, 0, यानी इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इस इंस्टेंट को हम लोग t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2 कहते हैं। कितना कहते हैं, कैपिटल T बाई 2 कहते हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि यदि आप कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच वाले इस रीजन को देखें, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का ये वाला जो रीजन है, यहां पर चार्ज टाइम का फंक्शन है, यानी कि चार्ज यहां पर ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो इसकी वजह से इस रीजन में, ये बीच वाला जो हमारा रीजन है, दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच वाला जो रीजन है, यदि वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करूं कि इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कैपिटल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू T के बराबर होगा ना। ठीक है, आप चाहें तो इसी चीज को कैपिटल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इसको E नॉट लिख दीजिए, दिस इज E नॉट इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू T के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देख सकते हैं कि चार्ज जैसे साइनसॉइडली वेरिंग कर रहा है, साइनसॉइडली वेरी कर रहा है चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पर, तो उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनसॉइडली ही वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेरिएशन कैसा है, कोसाइन के ही फॉर्म में है, यानी साइनसॉइडली ही वेरी कर रहा है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात सही है। अब हमें नेक्स्ट ये बात करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से यहां कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसके जैसा। तो इस पोजीशन पर, मतलब यहां पे इस सेंट्रल रीजन से r डिस्टेंस आगे यहां कहीं पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, टाइम वेरिंग ही होगा। ओके, तो इस पोजीशन पर यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, आंसर इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई R के बराबर होगा। और ये जो I होगा वो I आपका कंडक्शन नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, क्योंकि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कौन सा करंट होता है, क्या वहां कंडक्शन करंट होता है, नहीं, वहां पे तो बीच में हवा है। ठीक है, तो एयर के थ्रू चार्ज पार्टिकल का मोशन थोड़ी होता है, ये तो वही सूडो करंट होता है, फिक्सियस करंट होता है, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, तो जरा याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d phi e बाई dt। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट d बाई dt ऑफ phi इज e डॉट a, तो e हमारे पास है कैपिटल Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू T इंटू A, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 1 बाई अंडर रूट LC इंटू T,
और ये अंडर रूट एल सी और आ गया, ठीक है। तो ये लीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास है माइनस क्यू बाई अंडर रूट एल सी इंटू साइन ऑफ 1/√LC इंटू टी, ठीक है। ये माइनस तो बस आपको ये बता रहा है कि डायरेक्शन वगैरह आप किस तरीके से सोच सकते हैं, अदरवाइज माइनस का कोई खास रोल है नहीं। तो मेन जो मुद्दे की बात है वो ये थी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यूनॉट ID बाई 2πr है। तो ये म्यूनॉट बाई 2πr तो ठीक है। और करंट I की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो Q बाई अंडर रूट LC इंटू साइन ऑफ 1/√LC इंटू टी, ठीक है भाई, सिंपल। तो देखिए देखिए देखिए, चार्ज कैसे वेरी कर रहा था, साइनसॉइडली। चार्ज के वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी कर रहा था, साइनसॉइडली। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा वेरी कर रहा है, तो साइन के फंक्शन जैसा, यानी साइनसॉइडली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है हमारे पास। तो यही चीज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि जहां पर चार्ज का एक एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, उसकी वजह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में प्रोड्यूस हो गई। और ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस कहने का मतलब है कि एक बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे वेरिएशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा वेरिएशन आया। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे वेरिएशन की वजह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा वेरिएशन आएगा, फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे वेरिएशन की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, एंड सो ऑन। ये रेडिएशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करता रहेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो रेडिएशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहेगा, समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके मेथड ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ऐसा है कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है। मान लेते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने कुछ ऐसा बनाया है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो ये लेट्स से कि एयर है, तो एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट c है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके दो कंपोनेंट हैं। ये जो कंपोनेंट हैं, यही कंपोनेंट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो यदि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में चल रहा है, तो इससे लिंक्ड या इसके कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां ऑसिलेट हो रहा होगा, वाई एक्सिस के अलोंग। और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा होगा, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेव चली है ऐसे, वेव चली है ऐसे। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उस वेव मोशन से 90 डिग्री के एंगल पर आपको एक ऐसा प्लेन बनाना है, प्लेन। ये वेव गई है ऐसा ऐसा, तो ये जो प्लेन है आपका, इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये प्लेन वेव मोशन से 90 डिग्री के एंगल पे है। सच दैट मतलब ये वाली बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन इसी प्लेन में होगा। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन इस प्लेन में इस तरीके से होता है कि जो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ये ई क्रॉस बी सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ई क्रॉस बी क्या दे रहा होता है, सी दे रहा होता है। ई क्रॉस बी सी दे रहा होता है, मतलब कि आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन करेंगे ई की तरफ, और फिर कर्ल करेंगे, मोड़ देंगे मैग्नेटिक फील्ड बी की तरफ। तो जो थंब है, वो थंब ही सी की डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन रिप्रेजेंट करेगा।
समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? कि जो E क्रॉस B है वो अलोंग C है या E क्रॉस B इज पैरेलल टू C, एक ही बात है। और E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज पैरेलल टू C वेक्टर। चलिए, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है, कि E क्रॉस B ही हमारा क्या होता है? C होता है, C होता है। ओके, तो जैसा अभी पिछले एलसी ऑसिलेशन वाले एग्जांपल से हम लोग ये समझ रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और ये जो वेव है, ये जो वेव है ये बेसिकली एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। ये कैसी वेव है? एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो इस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए यदि हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे मैं एक बार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वाई में ऑसिलेट कर रहा है इसीलिए मैंने ये ई वाई लिख दिया। और किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैं एक बार के लिए आपको याद दिलाता हूं, क्लास 11th में आपने वेव ऑन स्ट्रिंग या साउंड वेव के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम टी इज वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ठीक है, ये प्रॉपर आपके पास वेव के डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई इज इक्वल टू ई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। ठीक है, ये वाई में है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या? जे कैप। वाई में है तो क्या है? जे कैप, जे कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम होगा। समझ रहे हैं? ये दोनों चीजें सेम ही है। एक बार के लिए ये ओमेगा इधर इसमें लिख दिया है ऐसा, और यहां मैंने ओमेगा बाहर निकाल कर लिख दिया है। मतलब ये जो जनरल एक्सप्रेशन है टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग, ये किसी प्रोग्रेसिव वेव के लिए जनरल एक्सप्रेशन का एक फॉर्म होता है। यदि आप किसी वेव को टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग करके लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एक वेव है। दैट मीन्स कि वो क्या है? एक वेव है। चलिए, तो इसमें ये देखिएगा कि ये ई नॉट क्या है? तो ई नॉट है आपका एम्पलीट्यूड। ई नॉट क्या है? ई नॉट है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट है। ये ओमेगा क्या है? तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा के बारे में आपको पता होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। यहां पे t आपका क्या होता है? तो t इज टाइम पीरियड होता है। या इसी ओमेगा को आप लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये c क्या है? तो c इज वेलोसिटी ऑफ वेव। अभी वैक्यूम में वेलोसिटी हम लोगों ने c लिख दिया है, कोई दूसरा मीडियम होता तो उस मीडियम में जो वेव की वेलोसिटी होती वो लिख रहे होते। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये x हमें ये बता रहा है, ये जो यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये x हमें ये बता रहा है कि वेव का मोशन x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। x की बजाय कल को यहाँ पर y लिख दिया जाए तो आप क्या समझेंगे कि वेव का मोशन कहाँ हो रहा है? y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। x की बजाय कल को यहाँ z लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वेव का मोशन कहाँ हो रहा है? z एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। यदि वेव का मोशन y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो उससे परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऐसा ऐसा। तो फिर वो वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा? वो वाला प्लेन xz प्लेन हो जाएगा। समझ गए? यानी जो भी वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उससे परपेंडिकुलर प्लेन में, उससे परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ओके, तो यहां पे मैं लिख दूं कि ये जो x है, दिस x रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, कि वेव का मोशन किस दिशा में हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस x के पहले ये माइनस साइन ये बता रहा है कि वेव का मोशन पॉजिटिव x में हुआ है।
एक्स के पहले जो माइनस साइन है वो ये बता रहा है कि वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रही है। यदि ये माइनस की बजाय प्लस होता तो इसका मतलब होता कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव एक्स में। समझ गए? ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, ये y क्या डिनोट कर रहा है? y रिप्रेजेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स अलोंग y एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड y में बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, यदि ये सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आ गया है तो अब हम लोग बात कर सकते हैं किस बारे में? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में लिखने जा रहा हूं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड B, यहां नीचे छोटा सा Z लिख देता हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन कहां हो रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन Z एक्सिस में हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक बार प्लेन के बाहर आ रही है, जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा y में ऑसिलेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उससे 90 डिग्री के एंगल पर ऐसा z में ऑसिलेट हो रहा है। और वेव कहां चल रहा है? तो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में ऐसा चल रहा है। ठीक है, सुनिएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z इज इक्वल टू, सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बी नॉट, और इसके आगे का ये पूरा जो ये वाला टर्म है, कौन सा? साइन वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये बिल्कुल सेम होगा। ये कैसा होगा? ये बिल्कुल सेम होगा, यानी कि ये साइन है तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। बस ये z है तो यहां पर लिख देंगे k कैप। क्या लिख देंगे? k कैप। ठीक है, ये बी नॉट क्या हो गया? तो बी नॉट हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? z रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स अलोंग z एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जो है वो z एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार के लिए मैं इसी चीज को, ये जो फेज वाली बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा फिर से। तो इसको बिल्कुल बकायदा ऐसा नोट पॉइंट बना के लिखिएगा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन सेम फेज, आर ऑलवेज इन सेम फेज। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, सुनिए कि मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन कहां है? y में। शुरुआत में क्या है कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अब ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे y में बढ़ा, y में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, तो जैसे ही y में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो z में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, z में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद ठीक क्या हुआ? इसके बाद फिर y में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और बढ़ा, जैसे ही y में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और बढ़ा तो z में मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा और बढ़ा। नेक्स्ट इज कि अब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, उसी इंस्टेंट पर z में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा घटा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और घटा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और घटा, और मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा और घटा।
इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटते 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 जीरो हो गया। इसका मतलब दोनों एक साथ जीरो पर, दोनों एक साथ अपनी रेस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, पर दोनों एक साथ जीरो पर, दोनों एक साथ जीरो से अपने मैक्सिमम वैल्यू पर, दोनों एक साथ मैक्सिमम से जीरो, तो दोनों एक साथ मैक्सिमम से जीरो, यानी दोनों एक साथ अपने 1/4 वैल्यू को अटेन करते हैं, दोनों एक साथ अपने 1/3 वैल्यू को अटेन करते हैं। जो भी वैल्यूज है वो दोनों एक साथ जीरो से मैक्सिमम, एक साथ मैक्सिमम से जीरो, यानी दोनों के बीच में कोई भी फेज लैग नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। समझ गए? इतना ही नहीं, आप और देखिए इसके बाद फिर क्या होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा नीचे वाई में, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाई में बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जेड में बढ़ना स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में थोड़ा और बढ़ा, बढ़ते 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 वाई में मैक्सिमम वैल्यू का हुआ, फिर घटा, घटते 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 जीरो हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में बढ़ा और बढ़ते 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 बिल्कुल उसी टाइम पे मैक्सिमम, फिर घटा और घटते 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 जीरो एक साथ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में इस तरीके से बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 जीरो। ये साइनसॉइडल वेरिएशन है, ठीक है, बढ़ते 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 मैक्सिमम, घटते 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 जीरो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर नेगेटिव जेड में बढ़ते 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 मैक्सिमम और फिर घटते 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 जीरो। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आपस में, ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, उसके रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो चाहें तो हम लोग थोड़ा बहुत एम्पियर सर्किटल लॉ वगैरह लगाकर इसके रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हैं, पर डेरिवेशन मैं एक बार के लिए स्किप कर रहा हूं। सिर्फ जो एंड रिजल्ट है वही एंड रिजल्ट आपके काम का है, चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, तो एंड रिजल्ट से ही आपका सारा का सारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है टू द मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ये कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो दिस कांस्टेंट इज स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है दिस इज सी टाइम्स ऑफ बी नॉट के बराबर होता है, सी टाइम्स ऑफ बी नॉट के बराबर होता है। ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड के लिए ही वैलिड नहीं है, नहीं है। किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई, कोई सा भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बराबर होगा सी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज सी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ये दोनों आपस में जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या है, तो दैट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ E naught into sine of omega t minus x upon v. This is same as c times of b naught into sine of omega t minus x upon v. तो ये साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं वो भी बराबर हैं, यानी कि ये ई नॉट इज सी टाइम्स ऑफ बी नॉट के बराबर। क्या? हाँ बिल्कुल, डिफरेंस तो होता है, डिफरेंस तो होता है, ठीक है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के मुकाबले, ठीक है। सी इज कुछ भी नहीं होता है, C is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। C is स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा C कांस्टेंट सोच रहे थे क्या? नहीं नहीं, C is स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट,
ठीक है, तो मेन समरी पॉइंट ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो c टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। चाहे आप आरएमएस वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, एवरेज वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ई और बी के बीच का ये रिलेशन है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैं इसको एक स्टाइल से और इधर ही लिख देता हूं, देखिएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, थोड़ा सा मैं पिछले स्लाइड पर फिर से जा रहा हूं। ये देखिए, ये वेव की एक साइकिल है, ये तो पता है ना, ये वेव की एक साइकिल है। और वेव अपने एक साइकिल में अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे क्या कहते हैं? उसे वेव लेंथ कहते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एक स्टाइल से और लिख रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ऑसिलेशन वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा था, तो दिस E इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिख दिया। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ऐसा लिख दिया। तो ओमेगा के बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ही लिया है। ये के क्या है? तो दिस के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर होता है, और इस के को कहते हैं के इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा होता है। ये लैम्डा हमारा वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है? लैम्डा आपका वेवलेंथ। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z इज इक्वल टू बी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर लिख देंगे के कैप। ये एक्सप्रेशन हो गया किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ये एक्सप्रेशन हो गया किसका? ठीक है, चलिए, कंफ्यूज हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या लिखा था भाई? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, या एक्स अपॉन सी, यही लिखा था ना। तो मैंने क्या किया है, ओमेगा यहां पर ये v लिखूं या c लिखूं, एक ही चीज है। c स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के लिए है और v किसी दूसरे मीडियम के लिए है। तो ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ओमेगा बाई v क्या है? तो ये जो k, जिसको मैं एंगुलर वेव नंबर बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई v है। ओमेगा बाई v है, यानी यहां से आप एक रिलेशन और चाहें तो याद रख लीजिए, वैसे मुझे लगता है याद ही होगा। वो ये है कि जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? तो वैसे ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वाली बात वैलिड नहीं है, किसी भी वेव के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है। किसी भी वेव के लिए जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो ओमेगा बाई के बराबर होता है, क्योंकि ओमेगा आप लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, और के इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा? 2 पाई बाई लैम्डा होता है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो वेव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तो याद ही होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लिख लीजिए, या ओमेगा बाई के लिख लीजिए। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के है आपका एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, समझ गए? अभी तो ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये रिलेशन वाली बात हो गई। ठीक है, ये कौन सी बात हो गई? रिलेशन वाली बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है, वो पहले तो मैं एक बार के लिए एयर या वैक्यूम में बात करने जा रहा हूं। तो एयर या वैक्यूम में जो स्पीड है उसे c से डिनोट करते हैं, और c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट आपको पता है
दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ये ठीक है। तो ये जो स्पीड का फॉर्मूला है ये कहां पर है? ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम या फ्री स्पेस में है। कल को आपको स्पीड निकालना पड़ गया किसी दूसरे मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम में, तो इन सम अदर मीडियम, कोई सा भी दूसरा XYZ मीडियम है, तो उस दूसरे मीडियम में जो स्पीड का फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू, स्पीड को अब मैं c नहीं बल्कि v लिख रहा हूं, और इस v की वैल्यू कितनी है? तो v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। म्यू हो गया परमियाबिलिटी उस पर्टिकुलर मीडियम की जिस मीडियम में आप लिख रहे हैं वेलोसिटी, और एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी उस पर्टिकुलर मीडियम की जिस मीडियम में आप बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर आप बोलेंगे आपने एक रिलेशन पढ़ा है दैट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होता था? रिलेटिव परमियाबिलिटी होता था परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम रिलेटिव टू फ्री स्पेस, यानी म्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी भी तो पढ़ा था, ये क्या होता था? तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव टू फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। उठाइए जरा यहां से डालिएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू को लिख रहे हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन को लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। तो ये लीजिए भाई, यहां से हमारे पास वेलोसिटी v का क्या एक्सप्रेशन आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो c है, दिस इज c बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज c डिवाइडेड बाई n। क्या लिख सकते हैं? c डिवाइडेड बाई n, और यही n कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये क्या कहलाता है? तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहलाता है। तो ये जो रिलेशन वाली बात मैं कर रहा था, तो इसमें एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया। ये वैसे तो पता है ही, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि एक तो हमारे पास ये था कि जो E वेक्टर है क्रॉस B वेक्टर दैट इज अलोंग C वेक्टर होता है। E क्रॉस B अलोंग C था, मतलब इस दिशा में हमारे पास C था, इस दिशा में E था, और इस दिशा में B था। E क्रॉस B इज इक्वल टू C है, या C के पैरेलल। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि आप B वेक्टर की तरफ फिंगर अलाइन करें, कहां? B की तरफ, और फिर C की तरफ कर्ल कर दें, C की तरफ कर्ल कर दें, तो थंब कहां आ रहा है? E की तरफ आ रहा है, E की तरफ आ रहा है, यानी E वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर होता है। E वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर होता है। कुल मिला के बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू C। ये तीनों चीजें एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर, तीनों चीजें एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर। सिंपल। चलिए, तो इसमें हम लोग एक आधा सवाल बनाते हैं। ऐसा है कि सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दे रखा है कितना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है 120 न्यूटन पर कूलम, और फ्रीक्वेंसी है कितनी? 50 मेगा हर्ट्ज का। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताइए। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है इज c टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय c होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये 120 बाई c इज 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 आ जाएगा ऊपर। तो ये हो गया 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 टेस्ला। ठीक है, 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 टेस्ला। या आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6,
यानी कि 0.4 माइक्रो टेस्ला। ये ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो ये 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज 50 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 है, तो ये 100 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 है। तो दिस इज 10 रेज टू दी पावर पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 हर्ट्ज होगा। ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा आपसे पूछा गया है के, ठीक है, के और वेवलेंथ दोनों ही चीजें। तो के निकालने के लिए हमें तो वेलोसिटी ऑफ वेव चाहिए होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात किया जा रहा है, कुछ नहीं भी बता रखा है तो आप इस वेव को वैक्यूम में चलता हुआ मान सकते हैं। कहां चलता हुआ मान सकते हैं, वैक्यूम में, जहां पर स्पीड c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वेवलेंथ c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। तो ये 6 और एक 7, ठीक है, और ये 5 से 2, तो वेवलेंथ आ गया 6 मीटर का। वेवलेंथ कितना आ गया, 6 मीटर का। तो देयरफॉर ओमेगा कितना हो गया, सॉरी ओमेगा नहीं, के, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कि 2 पाई बाई 6, यानी पाई बाई 3 मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है बी पार्ट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो E इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट 120 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा हमारे पास है 10 रेज टू दी पावर 8 पाई, तो पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 टी माइनस के इज पाई बाई 3 इंटू एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। तो यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेट से एक बार के लिए आपने वाई एक्सेस की दिशा में मान लिया है, वाई एक्सेस की दिशा में मान लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इससे 90 डिग्री एंगल, यानी कि जेड एक्सेस के लॉन्ग, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है 0.4 माइक्रो टेस्ला इंटू ये आगे वाला तो पूरा टर्म पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 टी माइनस पाई बाई 3 इंटू एक्स। यहां पर लिख देंगे के कैप, ये सेम होगा, फेज दोनों का सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में वेव चल रही है, ठीक है, वेव कहां चल रही है, वैक्यूम में। तो स्पीड कितना हो जाएगा वैक्यूम में, वैक्यूम में जो हमारे पास स्पीड होगा दैट इज c विच इज 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर सवाल के अंदर वेव वैक्यूम में ही ट्रैवल करे, हो सकता है कल को कोई ऐसा भी सवाल आपको मिले जहां पे वेव वेलोसिटी 3 इंटू यानी कि ओमेगा बाई के 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड ना हो, तो उसे घबराइएगा मत कि भाई वेव की वेलोसिटी तो 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। लेकिन कल को आपके पास कोई दूसरा सवाल ऐसा आ जाए जिसमें ओमेगा बाई के 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड ना हो, तो इसका मतलब है वेव वैक्यूम में नहीं किसी दूसरे मीडियम में चल रहा है। तो वहां पर हो सकता है आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेंगे तो वहां पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू c बाई एन कर दीजिएगा, वेयर ये n क्या था याद है ना, n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसा होता है। खैर देखिए अभी इस सवाल के बारे में कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस कॉस समथिंग y आ गया, y आ गया इंटू ये t आ गया। तो t के पहले लिखा हुआ जो नंबर है वो क्या है, ये तो पूरा आपका ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और y के पहले लिखा हुआ जो नंबर है वो क्या है, k है। ठीक है, y के पहले लिखा हुआ जो नंबर है वो k है। ये वाली बात समझ आ गई क्या? तो मैं क्या कह रहा था कि कल को हो सकता है कि वेलोसिटी 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 ना हो, तो घबराइएगा मत, उसका ये मतलब होगा कि वेव वैक्यूम में नहीं बल्कि किसी दूसरे मीडियम में चल रही है। अब इसी चीज को यदि आपको साइन के टर्म्स में लिखने का मन कर रहा है तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3.1 इंटू साइन ऑफ 1.8 y प्लस 5.4
टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है। तो इसका ये मतलब है कि वेव के पास कुछ इनिशियल फेज है, और वो इनिशियल फेज कितना है, पाई बाई टू के बराबर है। खैर, इनिशियल फेज से डायरेक्शन ऑफ मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो बस ये देखिएगा कि के के साथ लिखा हुआ क्या है, के के साथ क्या लिखा हुआ है। तो पहले पार्ट का जो हमारा आंसर है कि जो वेव का मोशन है वो वाई एक्सिस की दिशा में, कहां पर, वाई एक्सिस की दिशा में। दूसरा पार्ट, वेव लेंथ क्या है, तो वेवलेंथ के लिए यही y के आगे लिखा हुआ नंबर इज k, एंड दिस k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज 2 पाई डिवाइडेड बाई 1.8। तो ये 2 से 9 टाइम्स में कितना आ गया, 10 पाई बाई 9 मीटर आ गया। ये ठीक है। चलिए तीसरा पार्ट बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा है हमारे पास 5.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, और ये जो हमारे पास ओमेगा है, दिस ओमेगा इज 2 पाई एफ इज 5.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 होगा। तो फ्रीक्वेंसी एफ इज 5.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 बाई 2 पाई, पाई इज 3.14, कितना आएगा ये, तो ये तो 2.7 है, ठीक है, इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 हर्ट्ज के बराबर होगा, ठीक है, 0.85 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड किसका बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हम लोग जानते हैं कि ये ई नॉट इज सी टाइम्स ऑफ बी नॉट था, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी होगा। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ई नॉट है हमारे पास 3.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8। अच्छा, ये 3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बता रखा है वेव वैक्यूम में चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1.01 1.03 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 टेस्ला, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव आपको बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव आप तभी बता सकते हैं जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन आपको दे रखा हो। तो ये मेरे ख्याल में ये मुझे बताना पड़ेगा, ये सवाल में ऐड कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है ना वो एक्स में हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सेस के अलॉन्ग बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। वेव कहां जा रही है, वेव जा रही है वाई में, वेव कहां जा रही है, वाई में। तो जो तीसरा बचा हुआ हमारा डायरेक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, जेड। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और वेव तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा ई पार्ट के लिए, वो मैग्नेटिक फील्ड कहां लिखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है, जहां पे मैग्नीट्यूड कितना है, तो 1.03 यानी एम्पलीट्यूड 10 रेज टू दी पावर -8, और इसके आगे का ये जो पूरा टर्म फेज है वो फेज तो बिल्कुल सेम होता है, यानी कॉस ऑफ 1.8 वाई प्लस 5/4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। एक छोटा सा करेक्शन और ऐड कीजिएगा, सवाल में थोड़ा मिसटाइप्ड है, ये 10 रेज टू दी पावर 8 कर लीजिए, क्योंकि यदि ये वैक्यूम है तो वैक्यूम है तो फिर ओमेगा बाई के भी तो सी के बराबर होना चाहिए। पहले ओमेगा बाई के 10 रेज टू दी पावर 6 हो रहा था, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 हो रहा था, लेकिन इसे 3/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 होना चाहिए। तो ये करेक्शन ऐड कर लीजिएगा, तो ये यहां पर 8 कर लीजिएगा, यहां पर भी 8 कर लीजिएगा, यहां पर भी 8 कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इतना ही है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या कर लीजिएगा, 8 कर लीजिएगा, दैट्स इट। समझ गए।
पर भी 8 कर लीजिए। ओके, मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि तीनों चीजें इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और डायरेक्शन ऑफ वेव एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एक्स एक्सेस के लॉन्ग ऑसिलेट कराया, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई के लॉन्ग ऑसिलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वाई में तो वेव जा रही है, ठीक है। तो वाई मैग्नेटिक फील्ड कहां ऑसिलेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट करेगा, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगला हमारा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी का मतलब, एनर्जी डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है, एनर्जी डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके लिए ऐसा यूनिट क्या होगा? तो एनर्जी डेंसिटी के लिए याद रखिएगा ऐसा यूनिट होगा जूल्स पर मीटर क्यूब। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जहां कहीं पर भी आपके पास एक ऐसा रीजन हो जिस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है तो हमें उस एनर्जी की कैलकुलेशन एक यूनिट वॉल्यूम के रीजन में करना है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक कोई छोटा सा रीजन है, इस छोटे से रीजन का एक छोटा सा वॉल्यूम है डीवी, और इस डीवी वॉल्यूम में एक छोटी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, और वो एनर्जी कितनी है? डी यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एनर्जी डेंसिटी होगा यानी डी यू बाई डी वी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। हम लोगों ने काफी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के अंदर इसके ऊपर सवाल भी बनाया है। डेरिवेशन तो वहां पे भी नहीं किया था, वहां पे भी सीधा इसका एक्सप्रेशन लिखा था। मैं वो एक्सप्रेशन यहां दोबारा से लिखने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक। तो ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है। तो ठीक उसी तरीके से मैं बोलूं कि एक छोटा सा रीजन जिसका वॉल्यूम डीवी, तो इस डीवी वॉल्यूम में एक छोटी सी मैग्नेटिक एनर्जी डी यू। तो ये जो डी यू बाई डी वी है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। इसके लिए एक्सप्रेशन कितना होता है? बी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट होता है। समझ गए? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट होता है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये तो मैं आपको जस्ट एक्सप्रेशन याद दिला रहा था। अब यहां पर हमारे पास क्या है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड B का एक्सप्रेशन है B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यदि आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, तो बिल्कुल यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यानी यहां पे यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी लिखने जा रहे हैं, यानी कि डी यू बाई डी वी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा? ये होगा 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, कितना हो गया? तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही होगा ना? ठीक है। चलिए, ये जो साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी? 0 से 1।
तो वैसे तो ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है बहुत बारी, डायरेक्टली लिख दूं, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0 से 1 के ये बीच में वेरी कर रहा है तो एवरेज वैल्यू विल बी हाफ। तो जो एनर्जी डेंसिटी है ये 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये आ रहा है 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। आप इसी चीज को एक दूसरे स्टाइल से और बोल सकते थे, एक दूसरे स्टाइल से और बोल सकते थे कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड साइन का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगातार बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है। यदि आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी du/dv ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, तो ये हाफ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि साइनसॉइडल फंक्शन है उसकी इफेक्टिव वैल्यू ले लीजिए। व्हेन आई से इफेक्टिव वैल्यू तो मेरे कहने का मतलब है आरएमएस वैल्यू ले लीजिए। क्या ले लीजिए, आरएमएस वैल्यू ले लीजिए। और आरएमएस कितना होता है, मैक्सिमम बाई √2 होता है। आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई आरएमएस क्या होता है, ई आरएमएस होता है ई नॉट बाई √2 का स्क्वायर। तो यहां से भी आप स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, यहां पे 1/4 कैसे आ गया। 1/4 ऐसे आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां साइन का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो इफेक्टिव वैल्यू जो है वो आरएमएस वैल्यू है विच इज 1/√2 टाइम्स, या नहीं तो साइन स्क्वायर वाली चीज की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी विच इज 1/2 होगा। तो 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, आइए इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी यानी कि du/dv ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज बी स्क्वायर यानी कि बी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट ठीक है, बी नॉट का स्क्वायर ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर से इसकी एवरेज वैल्यू कितनी, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी 1/2, तो दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये है एनर्जी डेंसिटी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। फिर से वही कहानी कि इस बी की बजाय बी आरएमएस लिखिए, बी आरएमएस भी कितना होगा, बी नॉट बाई √2 होगा, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4 होगा। ठीक है, तो वैसे तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, या हाफ एप्सिलॉन नॉट हाफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है, लेकिन यहां पे कहानी थोड़ी सी बदल गई है क्योंकि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। समझ गए, ठीक है। चलिए तो एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में सेम है, ठीक है। तो किसी एक से स्टार्ट कीजिए, लिखिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ, जैसे एक बार के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो ई नॉट है, दिस ई नॉट इज सी टाइम्स ऑफ बी नॉट होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर इंटू बी नॉट का स्क्वायर हो गया। सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि C इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट था, तो ये क्या आ गया 1/4, तो ठीक है।
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बी नॉट का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज बी नॉट का स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। और ये बी नॉट स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, क्या यही हमारा एनर्जी डेंसिटी है? बिल्कुल यही हमारा एनर्जी डेंसिटी है। कहाँ का? मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि मुझे है ना टोटल एनर्जी डेंसिटी बताइए, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी से मेरे कहने का मतलब है du बाई dv। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, मैग्नेटिक फील्ड में भी है। टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखना है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी में मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी यदि हम लोग जोड़ दें तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इज बी नॉट स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि दोनों बराबर हैं, दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, प्लस इसको भी इतना ही लिख देते हैं कि 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखा। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखते तो ये हमारे पास आ चुका है एक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखते तो दिस विल बी सेम एज बी नॉट का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट होता। ये होता हमारा एवरेज, सॉरी, ये होता हमारा टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो टोटल में हमारे पास 1/2 है। टोटल में एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी लिख रहे हैं तो वहां पे 1/4 है, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल में कितना हो चुका है? क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी एक जैसी है तो इसीलिए टोटल में कितना है? 1/2। आई होप ये वाली बात सही है, ठीक है। चलिए तो आगे हमारे पास फिर ये एक सवाल है जिसमें किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो है 120 वोल्ट पर मीटर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या? एनर्जी डेंसिटी बताइए किसकी? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इज 1/2, सॉरी 1/2 नहीं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर हुआ करता था, याद है ना? तो ये कितना होगा? दिस इज इक्वल टू ये 1/4, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना आ गया ये? हाँ, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 120 इंटू 120, ये 4 से 30, तो दिस इज 3600 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 3600 एप्सिलॉन नॉट। यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा जूल्स पर मीटर क्यूब, ठीक है ना? ओके। तो नेक्स्ट, यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, यदि निकालना ही है तो फिर हमें क्या करना होगा कि मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। और ये हमें पता है कि ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ बी नॉट होता है ना? तो यहां से बी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, यानी ई नॉट तो है हमारे पास 120/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, तो ये हमारे पास हो गया 40 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी यानी कि du/dv ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक्सप्रेशन था मैग्नीट्यूड, सॉरी ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो ये कितना होगा? ये 40 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 इंटू 40 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट, ठीक है। आप इसे म्यू नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा? तो दिस इज 10, यानी ये 400 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना हो गया? -16 बाय म्यू नॉट।
लेकिन इसकी न्यूमेरिक वैल्यू किसके बराबर होगी? तो न्यूमेरिक वैल्यू इसकी भी 3600 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगी। ठीक है, दिस इज सेम एज 3600 एप्सिलॉन नॉट, सेम एज 3600 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी डेंसिटी है, क्योंकि जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा होता है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी डेंसिटी इज 3600 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3600 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 7200 एप्सिलॉन नॉट जूल्स पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस बारे में? तो अबाउट इंटेंसिटी, किसकी? किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले पर आने के पहले एक बार के लिए मैं डिफाइन कर देता हूं इंटेंसिटी होता क्या है। तो इंटेंसिटी किसी वेव के लिए हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से ये कोई एक रीजन है, जिस रीजन के थ्रू कोई भी वेव ट्रैवल कर रहा हो, कोई सा भी वेव प्रोपोगेट कर रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या कोई दूसरा मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव हो। तो इंटेंसिटी आप सबके लिए डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है वो सुनिएगा। डेफिनेशन ये है कि यहां पर हमारे पास ये कोई एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है या कोई वेव प्रोपेगेट कर रहा है। तो वेव का प्रोपेगेशन कहने का मतलब है डिस्टरबेंस या एनर्जी का प्रोपेगेशन, है ना? डिस्टरबेंस या एनर्जी का प्रोपेगेशन। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि एक टाइम इंटरवल t से लेकर के t प्लस डी टी टाइम में, t से लेकर के t प्लस डी टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू डी अमाउंट की एनर्जी प्रोपेगेट कर गई है, मतलब डी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैवल कर गया है। ठीक है, डी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैवल कर गया है। तो यहां पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे? तो इंटेंसिटी डिफाइन किया जाता है एज ये एनर्जी प्रोपेगेटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी प्रोपेगेटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये तो एक छोटी सी इंटेंसिटी होगी डी। तो जो इंटेंसिटी आई है दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप ऐसा लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप पहचानते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो इंटेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इंटेंसिटी क्या होता है? तो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी है एक स्केलर टर्म है, और इस इंटेंसिटी के लिए जो एसआई यूनिट हम लोग डिफाइन करेंगे वो पावर हो गया हमारे पास वॉट पर यूनिट एरिया, यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, वॉट पर, ये तो बेसिक बात हुई इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, अब आइए चलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ऐसा है कि जैसे इस रीजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ऐसा सा हमारे पास कोई एक सिलिंड्रिकल रीजन है, ऐसा सा हमारे पास कोई एक सिलिंड्रिकल रीजन है, और इस सिलिंड्रिकल रीजन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां एंटर करता है कब? किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सिलिंड्रिकल रीजन को छोड़कर बाहर आता है कब? तो t इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर।
ठीक है। तो इस पूरे सिलेंड्रिकल रीजन में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी होगी ना। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस रेडिएशन के पास स्पीड c ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये रेडिएशन वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है। तो वैक्यूम में ये डेल्टा टी टाइम के अंदर अंदर इस रेडिएशन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज c इंटू डेल्टा टी के बराबर, ठीक है, c इंटू डेल्टा टी के बराबर। इतनी बात सही है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो काश इस सिलिंड्रिकल रीजन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो पता चल जाए। जैसे ही हमें वो पता चलेगा तो हम लोग इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो कितनी एनर्जी होगी इस सिलिंड्रिकल रीजन में बताइए। तो आप बोलेंगे कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी है, वो हम लोग अभी पढ़कर आ रहे हैं। वो कितना होता है, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है ना, मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जोड़ने के बाद ये हाफ आता है। ओके, तो ये तो एक यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है। हमारे पास जो वॉल्यूम है उसमें कितनी एनर्जी होगी, तो उसको इस वॉल्यूम से कर दीजिए मल्टीप्लाई। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, लेंथ इज c टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ये क्रॉस सेक्शनल एरिया a टाइम डेल्टा टी। a से a गया और डेल्टा टी से डेल्टा टी गया। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो एनर्जी, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी है 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू c। काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड जेई मेन में सवाल आ रखा है, और जो भी सवाल आते हैं वो सिंपल 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 फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ये इंटेंसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बी नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू स्पीड ऑफ लाइट c होगा, क्योंकि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज सेम एज बी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के बराबर होता है। ओके, ठीक है। तो आने वाले सवाल इसके ऊपर कैसे आए हैं प्रीवियसली जेई मेन के ऊपर, तो एक कोई सा भी सवाल कर लीजिए। जैसे मैं एक बार के लिए बोलूं कि वैल्यूज मैं अपने मन से ले रहा हूं कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज 5 माइक्रो टेस्ला इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी बताइए। तो यहां पे आपको निकालना है क्या, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का बकायदा फॉर्मूला हम लोगों ने लिख ही रखा है। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी है बी नॉट का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁻6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। म्यू नॉट आप चाहें तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट c इज 3 इंटू 10⁻8। कितना हो गया ये, तो ये 25 10⁻⁻12 इंटू 3 इंटू 10⁻8। ये भी नीचे से ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 पाई। कुछ कट रहा है, अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास 75/8 पाई इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इंटेंसिटी, आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी इंटेंसिटी वाली बात को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और किसी पॉइंट सोर्स के लिए हम लोग एक बार के लिए फिर से इंटेंसिटी डिस्कस करते हैं, या इंटेंसिटी या और दूसरे जो रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उसको एक बार के लिए देखते हैं। ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स जैसे जस्ट कोई एक लेजर सोर्स हो सकता है या कोई एक बल्ब हो सकता है, ठीक है, वो पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स के लिए
इस पॉइंट सोर्स के लिए आपको एक बार के लिए बता दिया जाए कि पॉइंट सोर्स का जो पावर है वो मान लेते हैं पावर P है। पावर का मतलब पावर इज एनर्जी पर सेकंड। तो यदि पावर इसका P है तो ये पॉइंट सोर्स पर सेकंड P जूल्स एनर्जी रेडिएट कर रहा है, या P जूल्स एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है। ओके और चूंकि ये पॉइंट सोर्स है तो इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में हर जगह फैल रही है। तो ये पर सेकंड P यूनिट एनर्जी छोड़ रहा है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में बिखरती चली जा रही है। ओके ओके तो किसी इंस्टेंट पर इससे जो P यूनिट की एनर्जी, P यूनिट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकली है वो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर सोर्स से R डिस्टेंस आगे आ गई है। किसी इंस्टेंट पर ये एनर्जी सोर्स से R डिस्टेंस आगे पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में सेम स्पीड से बिखरी है। तो यही P यूनिट एनर्जी किसी इंस्टेंट पर एक स्फेरिकल रीजन पर प्रेजेंट होगा। किसी इंस्टेंट पर यही P यूनिट की टोटल एनर्जी किसी स्फेरिकल रीजन पे प्रेजेंट होगा। ऑलराइट ऑलराइट। तो सोर्स से R डिस्टेंस आगे यदि आपसे कोई पूछे कि अभी इसकी इंटेंसिटी बताइए, इंटेंसिटी बताइए, तो इंटेंसिटी क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी इंटेंसिटी इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर होगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि किसी पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। ये ठीक है। अब यहां पे यदि लाइट रेडिएशन ऐसा ट्रैवल किया है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट यदि ऐसी है, तो इससे परपेंडिकुलर प्लेन में ये R डिस्टेंस आगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा। लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है। ओके ना? यदि रेडिएशन ऐसा ट्रैवल किया है C, तो E क्रॉस B ही C होता है। तो E मैंने एक बार के लिए बोल लिया इधर है, तो E क्रॉस B इधर की तरफ है, C स्पीड ऑफ लाइट C के बराबर। हाँ, तो नेक्स्ट मैं ये कह रहा था कि बकायदा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास है कि इंटेंसिटी ये कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ये 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट का स्क्वायर बाई C, सॉरी इंटू C है, यही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे बताइएगा जरा कि E नॉट का स्क्वायर कितना आ रहा है। तो ये E नॉट का स्क्वायर इज P डिवाइडेड बाई 2 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू C के बराबर है। तो E नॉट इज अंडर रूट ऑफ, या E नॉट इज 1 बाई R टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ P बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया? ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। तो अगली बात ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस था। ओके, फिर आप चाहेंगे कि इसको तो आप मैग्नेटिक फील्ड के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसा? तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ऐसा कि इंटेंसिटी I इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, वेयर P इज द पावर ऑफ द सोर्स, और इसको हम लोग लिख लेंगे B नॉट का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू C। तो फिर से ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया और यहां से B नॉट कितना आ गया, तो ये P इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई R स्क्वायर बाई C। तो यहां से ये सॉरी ये B नॉट नहीं, B नॉट स्क्वायर था, तो B नॉट इज इक्वल टू 1 बाई R अंडर रूट ऑफ P टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 2 पाई C। ये मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। तो अगली बात ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो मैग्नेटिक फील्ड भी है B नॉट, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ही है। वो भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ गए? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि यदि यहां पर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स का पावर P है, पॉइंट सोर्स के लिए पावर कितना है, P है। तो ये यहां पर कोई पॉइंट है A जो कि इससे R डिस्टेंस की दूरी पर है, या A तो हटाइए, यहां पर कोई पॉइंट है जो इससे R डिस्टेंस की दूरी पर है। यदि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी I नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड B नॉट है, तो इसी पॉइंट सोर्स से 2R डिस्टेंस आगे, इसी पॉइंट सोर्स से 2R डिस्टेंस आगे जो इंटेंसिटी होगा वो I नॉट बाई 4 हो जाएगा। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I नॉट बाई 4, क्योंकि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई 2 होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी B नॉट बाई 2 होगा। सिमिलरली इस पॉइंट सोर्स से यदि 3R डिस्टेंस आगे यहां तक जाएंगे तो इधर किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो I नॉट बाई 9 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E नॉट बाई 3 और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी B नॉट बाई 3 हो जाएगा। तो अगेन इस पर भी जो बेस्ड प्रॉब्लम है वो बस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है। ऐसे सवाल आपको हर जगह मिल जाएंगे, HCV वगैरह के अंदर ऐसे सवाल दे रखे हैं, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, जहां पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म था ये पॉइंटिंग वेक्टर का, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये पॉइंटिंग वेक्टर है। वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, इस पॉइंटिंग वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कि पॉइंटिंग वेक्टर को डिनोट करते हैं एस। वेक्टर कहने का मतलब है इसके पास है दो चीजें, कौन सी, तो एक है इसका मैग्नीट्यूड, एक है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है इसका डायरेक्शन। तो इस पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड सेम एज इंटेंसिटी के बराबर होता है, किसके, इंटेंसिटी के बराबर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर। और डायरेक्शन कहाँ होगा, तो डायरेक्शन उस दिशा में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करता है उसे सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, किससे, सी वेक्टर से। तो मैं ये कह रहा था कि ये जैसे दिस इज द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलकर गया है, तो इसी डायरेक्शन के अलोंग हमारा क्या है, इसी डायरेक्शन के अलोंग हमारा एस वेक्टर है, ये ठीक है। चलिए एक बार के लिए एस के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था बताइए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, लिखा था ना लास्ट क्लास में, ठीक है। आप इस चीज को लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, दिस इज ई नॉट बाई √2 का स्क्वायर इंटू सी, ऐसा। ई नॉट बाई √2 कहने का मतलब ई आर एम एस, तो ये है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी। अब ई आर एम एस को जनरली सिर्फ ई ही लिखते हैं, सिर्फ ई ही लिखते हैं, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू सी, ठीक है, ओके। इसको मैं एक बार के लिए ऐसा लिख लेता हूं, ये एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, एक ई को ऐसे ही रहने देता हूं इंटू सी, और एक जो दूसरा ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज सी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, सी इंटू बी, ओके। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एस है दिस इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू सी का स्क्वायर। और आई होप आपको याद होगा कि C इज इक्वल टू क्या था, तो 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये था। तो C का स्क्वायर यानी कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, E इंटू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट।
डिवाइड बाय कितना, म्यू नॉट। ठीक है, फिर आप बोलेंगे ये वेक्टर है, तो जरा इसका वेक्टर एक्सप्रेशन लिखिए। तो वेक्टर एक्सप्रेशन S इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा बताइए। तो C वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, C वेक्टर की डायरेक्शन E क्रॉस बी, E क्रॉस बी। तो S वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। E क्रॉस B की ही दिशा में C है, E क्रॉस B की ही दिशा में C है, यानी स्पीड ऑफ लाइट है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है। और E क्रॉस B इज मॉड E मॉड B साइन थीटा होता है। थीटा कितना होगा, E और B के बीच का एंगल तो 90 होगा ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ऑसिलेट कर रहा है। E और B के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल होता है E और B के बीच का। माई बैड माई बैड माई बैड, दिस इज 1/μ0 होना चाहिए था, मैंने गलती से हाफ लिख दिया था, सॉरी माई बैड। ये 1/μ0 कर दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। लास्ट पॉइंट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जैसा आपको पता है ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये पूरी एक फैमिली है ना, वेव की पूरी एक फैमिली है। इससे रिलेटेड सारी बातें तो हो ही गई है। स्पेक्ट्रम कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे एक छोटा सा फोटो मैंने इधर लगाया है तो इसमें हम लोगों ने किया क्या है, सुनिएगा। ये ऊपर से जब आप ऐसे नीचे आएंगे, ऊपर से जब आप नीचे आएंगे, ये ऊपर सबसे पहली वेव आपको दिखाई दे रही होगी कि सबसे पहले ये हम लोगों ने लिखा है गामा रेज। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्स रेज, फिर उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट लाइट, फिर उसके बाद एक सेक्शन ऐसा है जो हमें दिखाई देता है, ये है हमारा विजिबल लाइट जो वायलेट से लेकर के रेड तक है। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास इंफ्रा है, फिर रेडियो है, माइक्रो है, फिर टेलीविजन या रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज है, दिस सीरीज इज स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बारे में हम लोग कुछ कॉमन चीजें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि इस सीरीज में जब आप ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा रेस की। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻25 हर्ट्ज की ऑर्डर का है। और ऊपर से जैसे 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 नीचे आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वैसे 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 कम हो रहा है, यानी ये आप ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, हमें यह पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। c होता है कांस्टेंट 3 × 10⁸8। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब आप ऊपर से आएंगे नीचे फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। देख लीजिए बकायदा कि सबसे ऊपर वेवलेंथ है 10⁻⁻15 मीटर का, और नीचे आते आते यही वेवलेंथ बढ़ते 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 कितना हो चुका है, तो 10⁻10। यानी जैसे ही आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऑलराइट, ये ठीक है। ठीक, चलिए, तो यहां पर वैसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के फोटोन नेचर को अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। फोटोन या पार्टिकल नेचर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बस उससे रिलेटेड एक दो बातें अभी के लिए हम लोग कर लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल होता है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, चाहे लाइट का ही पार्टिकल हो, तो उस पार्टिकल को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। फोटोन या क्वांटा, ये क्या है, तो दिस इज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, किसी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है E, उसका फॉर्मूला H इंटू फ्रीक्वेंसी F, या नहीं तो दिस इज सेम एज H इंटू C बाई लैम्डा होता है। यहां पर ये जो H है, दिस H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.66 होता है, सॉरी 6.65 लिख देता हूं मैं, 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है किस चीज का, एनर्जी का, एनर्जी का। ठीक है, मैं एक बार के लिए लीनियर मोमेंटम भी लिख देता हूं।
लीनियर मोमेंटम दैट इज p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ठीक है, तो इस जो स्पेक्ट्रम में, इस स्पेक्ट्रम के अंदर आप यदि ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, कम, या वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो एनर्जी होगा वो एनर्जी हर एक फोटोन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कम होती चली जाएगी। समझ गए भाई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ठीक है, या ऐसा बोल दीजिए कि वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा। वेवलेंथ सबसे छोटा कहां पर है, यहां पर, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन जो होता है, ये वैसे भी बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी सुन लीजिए, कि जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो गामा रेज है, गामा रेज। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, या वेवलेंथ सबसे छोटा है। ओके, और जो सबसे कम एनर्जेटिक है वो ये रेडियो वेव्स है, ये टेलीविजन वेव्स जो है। ओके, तो एनर्जी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितनी ज्यादा होती है तो उसका पेनेट्रेटिंग पावर भी उतना ज्यादा होता है। तो मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूं कि ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो पेनेट्रेटिंग पावर, जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो पेनेट्रेटिंग पावर भी कम होता चला जाएगा। ओके, हाँ, चलिए, तो इसके बाद जो इससे रिलेटेड दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जस्ट मैं ऐसे के लिए आपके लिए बोल रहा हूं, आप एनसीईआरटी या कोई सा भी जो दूसरा स्टैंडर्ड बुक है वो एक बार के लिए रेफर कर सकते हैं, जिससे आप देख लीजिएगा क्या, कि कोई से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्राइमरली यूजेस क्या है, यूजेस, इस यूजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि कोई एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं ड्रॉ किया गया है। मतलब गामा रेडिएशन के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एक डेफिनेट बाउंड्री है, इसके ऊपर की सारी रेस को हम लोग गामा रेस बोलेंगे। एक रफ एस्टिमेशन है कि ये 10 रेस टू दी पावर 18 19 के ऊपर वाले को गामा रेस कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक्सरेज वाला जो है वो एक्सरेज वाला 10 रेस टू दी पावर 16 से 10 रेस टू दी पावर 20 है। तो आप जो कोई 10 रेस टू दी पावर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप उसे एक्सरेज भी बोल सकते हैं कि वो हाईली एनर्जेटिक एक्सरेज है या लो एनर्जी वाला गामा रेज है। यानी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का कोई एक डेफिनेट बाउंड्री यहां पर नहीं होता है। तो फिर भी जो रफ एस्टिमेटेड रेंज है आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। समझ रहे हैं, रफ एस्टिमेटेड रेंज फ्रीक्वेंसी का याद रख लीजिए या वेवलेंथ का याद रख लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो इसके यूजेस हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रीवियसली भी आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो वो यूजेस आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम या दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।